भारत की भी बहुत सी कंपनियां विदेश जाकर के डॉलर्स में निवेश करके कंपनियां खरीदती हैं। जब आप किसी विदेशी बाजार में आप निवेश करने जाएंगे, तो निवेश करने जा क्यों रहे हो? क्योंकि आपको दिख रहा है कि सामने वाला बाजार उठ गया, तो आप अब वहां से भी प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। कि अगर आप अमेरिका की टॉप लिस्टेड कंपनीज में, जैसे एप्पल है, अमेजॉन है, एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, अगर आप इनमें निवेश करने के लिए जाना चाहें, अब हम डॉलर देकर के स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के शेयर भी खरीदेंगे। कुल मिलाकर इस डॉलर की कहानी से एक सार हम निकाल सकते हैं, और वो ये कि अगर आपको ग्लोबल अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में टिके रहना है, सिग्निफिकेंट रहना है, तो आपके पास प्रचुर मात्रा में डॉलर होने चाहिए, क्योंकि लगभग 60% से ऊपर का व्यापार डॉलर में हो रहा है। ऐसे में जब आपको यह खबर सुनने को मिले कि भारत ने कोई ऐसा फैसला कर लिया है जिससे कि अब डॉलर आसानी से बाहर भेजे जा सकेंगे, तो यह अपने आप में चिंता की लकीरें बढ़ा देता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भी आप डॉलर बढ़ाते हैं, बाहर भेजने लगते हैं, तो रुपए की वैल्यू कम होने लगती है। भारत में रुपया मजबूत तभी हुआ, जैसे आपने खबर सुनी थी कि यूएस के साथ भारत की ट्रेड डील हुई, अचानक रुपया मजबूत हुआ था कि चलो अब डॉलर भर भर कर आएगा, रुपया मजबूत होने लगा था। लेकिन अब आप सुनते हैं कि भारत सरकार की किसी परमिशन की वजह से अब हम डॉलर बाहर भेज पाएंगे। और कहां भेज पाएंगे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह से टॉप कंपनीज लिस्टेड हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप 30 टॉप स्टॉक्स को सुनते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जैसे 50 स्टॉक्स को सुनते हैं, मतलब ऐसी लिस्टेड कंपनीज को सुनते हैं कि हां भाई, भारत की ये सबसे बड़ी कंपनियां हैं, आप इनमें निवेश करते हैं रुपए में। ऐसे ही सोचिए कि अगर आप अमेरिका की टॉप लिस्टेड कंपनीज में, जैसे एप्पल है, अमेजॉन है, एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, अगर आप इनमें निवेश करने के लिए जाना चाहें या फिर उनके स्टॉक परचेज करना चाहें, तो आपके पास डॉलर में ही निवेश का विकल्प होता है। भारत में अभी तक भारत से बाहर इन कंपनीज के स्टॉक परचेज करने के लिए एक प्रकार की परमिशन नहीं थी, या फिर यह कहिए कि हम इतना टैक्स वसूलते थे कि हमारे यहां से पैसा बाहर जाना अपने आप में टफ टास्क होता था। भारत ने टीसीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की तरह ही टीसीएस नाम की एक फैसिलिटी लगा रखी थी, जिससे डॉलर बाहर भेजना चुनौतीपूर्ण होता था। अब आज खबर बनकर यह आती है कि भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो तमाम उन विदेशी कंपनियों के लिए डॉलर में खरीद और बेचान करने देगा भारतीयों को। यह खबर जब आती है तो इसके मायने निकलते हैं कि अब भारतीय डॉलर खर्च करके अमेरिकी कंपनियों के शेयर खरीद पाएंगे, यानी डॉलर यहां से अमेरिकी कंपनियों तक जाएगा। इतना ही नहीं, दुनिया में लगभग 30 बड़े ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस की प्लानिंग चल रही है, जहां पर भारतीय देश में रह करके उनके शेयर्स परचेज कर पाएंगे। लेकिन परचेज करने के लिए भूमिका डॉलर की ही हो। सीधी सी बात है कि अभी तक हम तेल खरीद रहे थे, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, कोयला खरीद रहे थे या कोई और सामान, उसके लिए तो ऑलरेडी हम डॉलर देते थे और माल लाते थे। अब हम डॉलर देकर के स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के शेयर भी खरीदेंगे। तो हमारी ये डॉलर बाहर भेजने की व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा कदम है या बुरा, ये हम जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ये सुविधा आफ्टर ऑल है क्या। तो इतनी बड़ी हेडलाइन बन गई है कि इंडियन इन्वेस्टर्स अब डायरेक्टली यूएस लिस्टेड स्टॉक कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। इन्वेस्टर के लिहाज से अगर पूछो तो उसके लिए तो ये बहुत ग्रेट न्यूज है। जब निवेशक भारतीय टॉप कंपनीज में निवेश करके लाभ कमाते हैं, भारतीय बाजार के बढ़ने से लाभ कमाते हैं, तो अब निवेशकों को दुनिया भर के बाजार में भारत में रहते हुए निवेश करने का ऑप्शन मिलेगा। इंडिया से रहते रहते ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि है गिफ्ट सिटी के अंदर गुजरात में स्थित, वहां से आप यहीं ऑनलाइन बैठे बैठे निवेश मार सकते हैं। आपके पास एप्पल का स्टॉक लेना हो, टेस्ला का लेना हो, माइक्रोसॉफ्ट का लेना हो, आप ले पाएंगे। यह सुविधा जैसे ही आई, निवेशकों के लिए तो यह बड़ी खबर बन गई, क्योंकि इससे अब उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है। अगर उन्हें यह पता चलता है कि ट्रंप के फैसले अमेरिका के लिए फायदेमंद हैं और भारतीय निवेशक भारत में बैठा हुआ है कि अच्छा, ट्रंप ने यह फैसला लिया है। उदाहरण के लिए समझिए, ट्रंप के आने से पहले एनवीडिया की जो नेट वर्थ थी और जो अब एनवीडिया की नेट वर्थ है, उसमें 2.5 गुने का अंतर आ गया। एक साल में अगर किसी का पैसा 2.5 गुना हो गया होगा, तो उसके लिए तो यह फायदे का सौदा है। ऐसे में अगर कोई भारतीय व्यक्ति भारतीय कंपनियों की जगह विदेश की इन कंपनियों को टारगेट करने लग गया कि चलो ट्रंप उनके देश के लिए अच्छे हैं, उनके निवेश कर देते हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लानिंग कर रहा है 30 से अधिक बाजारों की, तो हो सकता है कल को आप हांगकांग बाजार के अंदर, चाइना के बाजार के अंदर यहीं से बैठे निवेश करने लगे, और आपने भारत के साथ चाहे जो भी हो रहा हो, आप डॉलर उठाए और उनका माल खरीद लिए और उनके बाजार के अंदर अपनी पोजीशन बनाकर बैठ गए। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया जैसे हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। कुछ वैसी स्थिति भारतीयों के लिए अब विदेशी बाजार में हो जाएगी। अब तक तो हम उसे विदेशी मुद्रा के आने का एक बड़ा कारण मानते थे, तो जब वो विदेशी मुद्रा के आने का कारण है कि इतने एफआईआईज ने पैसे लगाए, इतनों ने निकाल लिए, तो क्या भारतीय लोग भी विदेशी बाजार में पैसा लगाकर अब ये एफआईआईज उनके लिए तो बनने जा रहे हैं, लेकिन पैसा तो हमारा ही जा रहा है। आप पूछेंगे सर, उस व्यक्ति का अपना पैसा है, वो लगाए, इससे सरकार को क्या लेना देना? बड़ा लेना देना है। आपके अकाउंट में कभी भी डॉलर क्रेडिट नहीं होता। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन,
हमारे पास भी जब डॉलर्स आते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यूट्यूब से अगर 2 पैसे अर्न करते हैं, तो हमारे पास अकाउंट में डॉलर दिखता है। लेकिन जब क्रेडिट होकर आता है, तो रुपया आता है। रुपया भारत सरकार देती है, बैंक उस डॉलर को रुपए में बदल देती है। ये जो डॉलर आया है, ये रिजर्व बैंक अपने पास रख लेती हैं, बैंक्स अपने पास रख लेती हैं। यानी कि डॉलर जो हमारे देश में आ रहा है रेमिटेंसेस के रूप में, सर्विस एक्सपोर्ट करने के रूप में, वो आम आदमी को कभी नहीं दिया जाता। बैंक या आरबीआई अपने पास उसे होल्ड करके रखती हैं। आम आदमी रुपए में ही काम करता है, क्योंकि भारत की करेंसी तो रुपया है। आपको डॉलर देके क्या करें? ऐसे में ये जो डॉलर आता है ना, इस डॉलर को अगर आपको व्यापार में यूज करना है, मान लीजिए कि भारत से आपको अमेज़न का शेयर खरीदना है, आपको खरीदने के लिए रुपया ही पे करना होगा, लेकिन रुपया पे करते ही सामने वाला डॉलर नहीं, रुपया नहीं ले रहा है, तो वो क्या होगा कि आपका ऑर्डर पहले डॉलर में कन्वर्ट होगा। मतलब रुपए से पहले डॉलर में बदला जाएगा, जो भी एक्सचेंज रेट चल रही है उसके आधार पर। फिर उस डॉलर में आपका ट्रेड बुक होगा और आप अमेज़न का शेयर परचेज कर लेंगे। मान लीजिए कि $1000 का एक शेयर चल रहा है, $250 का एक शेयर चल रहा है, आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो क्या होगा? अब सुविधा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो आईएक्स है, वो ये करने जा रहा है कि आप फ्रैक्शनल शेयर भी परचेज कर पाएंगे। अर्थात आपको $250 का कोई शेयर था, आप उसका 10वां हिस्सा $25 में परचेज कर लिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए आप आईएनआर तो पे कर रहे हैं, आपको तो लग रहा है कि आप रुपए में पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो रुपया बाद में डॉलर में कन्वर्ट होकर अमेरिकी बाजार में जा रहा है, तो डॉलर तो गयो। अब ऐसे में डॉलर भेजने की जो ये सरकारी नीति है, या फिर ये जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या इससे ओवरऑल हमारे पास डॉलर्स की कमी नहीं होगी? ये बड़ा सवाल बनता है। आज देश के निवेशकों में खुशी की भावना है कि वो अब किसी भी बाजार से जाकर के उसका स्टॉक परचेज कर लेंगे, अपनी वैल्यू बढ़ा लेंगे। आप इस तरफ आगे बढ़ें उससे पहले आपके दिमाग में प्रश्न चलने लगे, मैं आपको एक और इसके थॉट प्रोसेस दे देता हूं, ताकि आपके अंदर इसकी हीनता ना बन जाए। बात यह है कि जब आप किसी विदेशी बाजार में आप निवेश करने जाएंगे, तो निवेश करने जा क्यों रहे हो? क्योंकि आपको दिख रहा है कि सामने वाला बाजार उठ गया, तो आप अब वहां से भी प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। और अल्टीमेटली आपने अगर आज कोई एक्स अमाउंट लगाकर निवेश किया, तो उस निवेश को बढ़ते बाजार में x प्लस 2%, 3%, 10% बना लिया, तो उस बनाए हुए पैसे को भी फाइनली आप घर लेकर आओगे। सरकार बेवकूफ नहीं होती। बाजार में निवेश की जब भी संभावनाएं देखती है, तो वो उन्हें इसी रूप में लेती है कि ये तो पैसा लगा के कमाने वाली बात कर रहे हैं। भारत सरकार खुद भी पैसा बनाती है, तो भी तरीका यही अपनाती। भारत की भी बहुत सी कंपनियां विदेश जाकर के डॉलर्स में निवेश करके कंपनियां खरीदती हैं। जैसे ओएनजीसी विदेश ने वियतनाम में पैसा लगाया हुआ है, जैसे ओएनजीसी विदेश ने वेनेजुएला में पैसा लगाया हुआ है। ऐसे ही अब अगर हमारा निवेशक कहीं बाहर की कंपनियों में पैसा लगा रहा है, तो उसका तर्क यही है कि पैसा डुबोना नहीं है, पैसा बनाना है। वहां का बाजार बढ़ रहा है, वहां की कंपनियां चल रही हैं, तो उस बड़े बाजार से और चढ़ती कंपनियों से लाभ कमा के वापस लौटना है। इसी तरीके को अपनाने के प्रयास किए जाने की चेष्टा है। इसलिए इस फैसले को पहले ही आप बस मतलब किनारा मत कर दीजिएगा कि गलत हो गया है। मैंने पहले इसीलिए बोल दिया, अदरवाइज पता चले कि आप उखड़ ही गए कि नहीं साहब ये तो देश के साथ गलत हो रहा है। नहीं, इसमें तर्क यही है कि डॉलर जाएगा तो डॉलर आएगा, पैसे के साथ पैसा आता है ना, पैसे के लिए पैसा आता है, वो तरीका अपनाया गया। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अब यह सुविधा इंटरनेशनल एक्सचेंज के माध्यम से अपनाई है, जिसमें अगले 6 महीने के अंदर 30 से ज्यादा विदेशी शेयर बाजारों में भारतीय निवेशकों को एक्सेस मिल जाएगा। सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो मुंबई में है, ये कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? ये साथियों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जैसे गिफ्ट सिटी के अंदर जो एनएसई गिफ्ट सिटी है वो एक ब्रांच है, वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर एक ऑफिस खोला हुआ है। उसी गिफ्ट सिटी के ही सेक्शन में ये इंटरनेशनल ट्रेड होंगे। मुंबई में नहीं है, ये गुजरात के अंदर है। ठीक है, क्या सर ये किसी मतलब प्राइवेट कंपनी है या सरकार रेगुलेट कर रही है? मतलब है तो एनएसई एज एन प्राइवेट कंपनी, लेकिन भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज ए प्राइवेट कंपनी बिहेव करता है, तभी तो इसका लिस्टिंग होकर आईपीओ आने की बात कर रहे हैं हम। ऐसे में मतलब पब्लिक होने की बात कर रहे हैं, पब्लिक सरकारी कंपनियां भी होती हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कि प्राइवेट कंपनी की तरह से ट्रीट होती है। ऐसे में इस पर जो रेगुलेशन है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रेगुलेशन सेबी करके बैठती है, बाकायदा ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पर हमने IFSCA नाम की अथॉरिटी बनाई हुई है बकायदा कानून से, जो इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए इस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करती है। मतलब जिस तरह से सेबी रेगुलेट कर रही है एनएसई बीएसई की ट्रेड्स को, यहां पर सेबी, आरबीआई, पीएफ, आरडीए, तमाम जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हो सकती है देश की, वो इसको रेगुलेट करती है कि कहीं इसमें फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सेफ मतलब सेफ वो है। इसी के ही मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये जानकारी दी कि बाला सुब्रमण्यम ने इंटरव्यू में मनी कंट्रोल को यह बात बताई कि ये नई सुविधा जो है वो नई, बल्कि भारतीय निवेशकों के लिए एक स्ट्रक्चरल बदलाव किया गया है। यह है एनएक्सी आईएक्स यानी इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो कि यूनिवर्सल मल्टी एसेट एक्सचेंज है, गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित है, और यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अधीन ही काम करता है, और इसे रेगुलेट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, दैट इज IFCA। ठीक है, ऑलरेडी हमारा इंटरनेशनल बाजार में जो एनएसई है वो हर महीने $100 बिलियन का ट्रेड संभालता है, तो $100 बिलियन का तो हर महीने ट्रेड ऑलरेडी संभाला जा रहा है। अब यह होगा कि रिटेल निवेशक डॉलर निवेश करके विदेशी कंपनियों के शेयर खरीदेंगे। अब सवाल बनता है, सर कौन से नियम के तहत हो रहा है? तो असल में हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अपने कुछ LSR नियम तय किए हुए हैं, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम।
इनके अंदर तरीका यह रखा गया आरबीआई के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति $2.5 लाख तक बाहर भेज सकता है। उसके लिए हमारे यहां पर टीसीएस कटा करता है, जो इस बार के बजट के अंदर थोड़ा कम किया गया है। इस बार क्या हो रहा है कि जो हमारे एलएसआर नियम है, जिसमें $2.5 लाख तक जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको पेरेंट्स भेज पाते थे, ये लगभग 2 करोड़ के आसपास, 2 सवा 2 करोड़ रुपए के आसपास सालाना हुआ, जिसे आप यहां से बाहर भेज सकते हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई कि जो एलएसआर के नियम हैं, उन एलएसआर के नियम के अधीन जो पैरा 1 स्कीम 3 ऑफ एफईएम कैट अमेंडमेंट रूल 2015 है, उसके अंदर भी पैसे भेजे जा सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो पैसे भेजने का या फिर बाहर से डॉलर से माल खरीदने का जो फ्रेमवर्क है, ये आरबीआई के बने हुए एलएसआर नियमों के अधीन ही है। ये नियम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आगे किया जा रहा है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि वो कंपनी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ और ट्रस्ट, ये इसको ट्रेड में भाग नहीं लेंगी। ये इंडिविजुअल्स के लिए फैसिलिटी है जो रखी गई है। तो एक प्रकार से भारत में बैठा निवेशक हर साल लगभग 2 करोड़ रुपए यानी कि $2.5 लाख के आसपास बाहर के बाजारों में ट्रेड कर पाएगा, स्टॉक परचेज कर पाएगा।